ओके, सो रे ऑप्टिक्स हम कवर कर रहे थे। रे ऑप्टिक्स लाइट जो हमारा टॉपिक था, उस पे प्रीवियस लेक्चर में देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी। तो स्पीड रिलेशन हमने देख लिया था, मिरर्स में क्या होता है। फिर मिरर्स पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी देख लिए थे, लाइक लैटरल मैग्निफिकेशन किस तरीके का होता है, मतलब लैटरल शिफ्टिंग कैसे होती है, ये चीज़ हमने देख ली थी, इसके क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स पे भी बात कर ली थी, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स डिस्कस कर लिया हुआ था। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और मतलब बहुत ही क्वालिटी टॉपिक है। रिफ्रैक्शन ऑफ टाइप लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है सीखने के लिए। तो मैंने बताया था कि अगर हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सीखना है तो हमें एक प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है, दैट इट इज डिफाइंड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर इन दैट गिवन मीडियम। फिर हमने बताया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक टर्म होता है। ठीक है, सो इसको इस तरीके से लिखते हैं, और सिर्फ एन आर भी लिख सकते हैं। एन आर का मतलब क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पता नहीं है किस मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में, बट एन आर का मतलब है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखे थे, पहला तो एकदम क्लियर है, ये हमें पता ही है। सेकेंड लॉ हमने बोला था कि स्नेल्स लॉ है, वो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमने क्या बताया था कि ये इंसिडेंट एंगल ओवर रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन इज इक्वल टू एन रिफ्रैक्टिंग का, मतलब जिस मीडियम में लाइट गई है, ओवर एन इंसिडेंट का। या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे, क्या, एन इंटू साइन थीटा सबके लिए कांस्टेंट रहता है, मतलब एन वन साइन वन इज इक्वल टू एन टू साइन टू टाइप पे हम कर सकते थे। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पर डिस्कस की, और इसके बेसिस पे हमने 3 रूल्स बनाए। तीनों रूल्स सबको क्लियर है किस मीडियम में क्या होता है? चलिए तो एक बार देख लेते हैं तीनों रूल्स क्या थे। रूल्स ये था कि अगर हम रेयर टू डेंसर में जा रहे हैं, डेंसर में जा रहे हैं, तो लाइट रे अगर आ रही है तो ये अपने पाथ से डेविएट होगी और टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी, मतलब इस तरफ बेंट हो जाएगी। मुझे लगता है ये याद रहना चाहिए, इसके बिना तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। और लेट से इसका उल्टा कर लेते हैं, डेंसर टू रेयर जा रही थी तो अपना पाथ में नॉर्मल की तरफ नहीं शिफ्ट होगी, बिकॉज डेंसर टू रेयर जा रही है तो वो बाहर की तरफ बेंट होगी। और थर्ड, अगर वो नॉर्मल के अलॉन्ग ही जा रही है तो फिर कोई भी डेविएशन नहीं होगा, स्ट्रेट निकल जाएगी। So I guess all 3 rules are clear to everyone. Yes. Okay, fine. तो फिर ये बहुत ही बेटर था। अब हम सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं, सॉल्विंग पे बात कर सकते हैं। मैंने बताया था कि स्नेल्स लॉ पे हम काफ़ी सारे थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करेंगे। किस पे हम, स्नेल्स लॉ पे। चलो तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे। सबसे पहले थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेसिक क्वेश्चन बात कर लेते हैं। लेट्स से मैं बात करता हूँ, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ light in water where n of water is given as 4/3। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल सा हो गया। स्पीड ऑफ लाइट और हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, समझ गया क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला। Sir, 4/3 and refractive index of water is equal to speed of light in vacuum upon या speed of light. सो दिस विल बी सी ओवर वी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है। देन हमें क्या चाहिए, वाटर पे चाहिए स्पीड, सो वाटर पे स्पीड क्या हो जाएगी, वाटर C स्पीड by N. c by n। सो सी आई नो ऑलरेडी, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 3, सॉरी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन n क्या है 4/3। सो सॉल्व कर देंगे, ये ऊपर हो जाएगा क्या 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। थोड़ा सा प्रॉपर सॉल्व कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 5। क्लियर, Yes, sir. into 10 to the power 8, this much will be the speed meter per second। क्लियर, तो ये बेसिक मैंने एक आइडिया बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे देख लेते हैं। सो लेट्स से मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज ग्लास, ये ग्लास का स्फीयर है, तो ये एन ग्लास, इसकी वैल्यू गिवन है, लेट्स से आपको √3।
ठीक, ये सिचुएशन दी हुई है, मतलब कुछ भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर, तो कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। अब लेट्स से हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, लेट्स से किसी एंगल पर 60 डिग्री पर, ठीक है। सो लेट्स से लाइट रे एक इंसिडेंट हो रही है 60 डिग्री पर है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि ये फाइनली यहाँ से इमर्ज होगी थोड़ी देर बाद में, तो फाइनल डेविएशन क्या होगा, तो ये कितने सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने वाला है, आप बताएं। रिफ्रैक्शन एक बार सर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। यस, और एक बार इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसलिए आप लोग इस चीज को माइंड में रखें, इसे मैं लिख दे रहा हूँ 1 और इसे लिख दे रहा हूँ 2। तो 2 सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो मैं यहाँ पर 2 चीजें पूछ रहा हूँ, फाइंड डेविएशन फ्रॉम ईच सरफेस, ठीक है। ऑल्सो फाइंड final deviation when it emerges out of the sphere, ठीक है। सो ये स्फीयर से बाहर जब निकल आएगी तो फाइनल डेविएशन कितना होगा, ये चीज हमें यहाँ पर देख लेना है। ओके, तो थॉट समझ में आया सबको? अच्छा सर हाँ सर आ गया आंसर। हाँ, ओके गुड गुड, बाकी लोग भी सॉल्व करें। पैटर्न क्या होता है, हाउ वी सॉल्व दिस रिफ्रैक्शन क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं, वी नीड टू ड्रॉ अ थैंक यू नॉर्मल एंड यूज द स्नेल्स लॉ, क्लियर। So let's say at first surface पे क्या करेंगे, we'll be using the Snell's law. So using Snell's law, देखिए स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है कि किसी भी सरफेस पे, लेट्स से हमने ये स्फीयर बनाया और दिस इज आवर फर्स्ट सरफेस, ये, तो हम इस पे पहले क्या बना लेंगे, नॉर्मल बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो लेट्स से लाइट रे आ रही थी 60 डिग्री पर, हम सबसे पहले बनाएंगे क्या, नॉर्मल, तो ये हो गया हमारा क्या, नॉर्मल। अब देखो अंदर क्या डेंसर मीडियम है, तो इसका मतलब लाइट रे को क्या ऐसे ही निकल जाना चाहिए क्या, नहीं, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड। यस। तो अगर मीडियम डेंसर है देन इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये चीजें हमें यहाँ से पता चल गई कि यार इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये। सो नाउ दिस बिकम्स योर आर रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड दिस बिकम्स योर आई, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है √3। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या बताया था मैंने, n1 साइन जो भी मीडियम है उसका एंगल, तो अगर मैंने इससे बोला है n एयर है, लेट्स से यहाँ पर क्या एयर है, तो इसका मतलब n क्या हो जाएगा उसका 1, n1 मतलब उस मीडियम का n इंटू साइन आई उस मीडियम का इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू दूसरे मीडियम पे आ गए n2 इंटू साइन आर, क्लियर। तो n1 क्या है 1 इंटू साइन आई कितना है 60 डिग्री, n2 कितना है ग्लास है वो मीडियम √3 इंटू यहाँ पर क्या होगा साइन आर। तो अभी वैल्यू रखते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू ये √3 इंटू साइन आर है। सो आई नो कि √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी क्या 45 की 1/2। अब मुझे पता है कि यार 1/2 किसकी वैल्यू होती है आर में, साइन 30। साइन। ये चीज आपको यूज करना है, ये हो जाएगी साइन 30 डिग्री की वैल्यू, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डेविएशन, ये भी तो हमें बताना पड़ेगा ना, दिस डेविएशन बताओ ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब 30 यस वेरी गुड। सो क्या सिचुएशन होगी, डेविएशन इज I minus R, so I was 60 degree, R is 30 degree, so the deviation will be 30 degree। अब बताओ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, रे ऐसे बेंट हो रही है ना, सिखाया था ना ये, तो डेविएशन कैसे है क्लॉकवाइज है। तो मुझे लगता है डेविएशन इज ओके विद एवरीवन, ये सर तो फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अगर नेगेटिव आया डिग्रीज में तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना। हाँ बाकी हम कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं, बट
नेगेटिव आएगा तो मतलब ऐसा पॉइंट नहीं है, हम देख के चेक करके ही माइनस करेंगे कि आई में आर माइनस करना है या आर में आई माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस आने के चांस नहीं रहेंगे क्योंकि हमने सॉल्विंग इस तरीके की नहीं की है। चलते सेकंड सरफेस पे सॉल्व करते हैं। एट सेकंड सरफेस, अब देखो सेकंड सरफेस पे फिर से वही चीज, सेकंड सरफेस पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सरफेस पे जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से पास होता है, सेंटर से। किसी को कोई डाउट इसमें? मैंने मिरर में बताया था ना, समझाया था कि नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होता है, सेंटर से। उसका रेडियस ऐसा नॉर्मल काम करता है। तो इंसिडेंट एंगल हमें दिख गया। इंसिडेंट एंगल क्या है, ये दिस इज अवर इंसिडेंट एंगल। तो इसका मतलब रे को जाना चाहिए था ऐसा, बट जाएगी क्या ऐसे, नहीं। अभी डेंसर में थी और रेयर में आ गई तो क्या होगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो इट विल गो समथिंग लाइक दिस। तो फिर से एक डेविएशन कॉज हो जाएगा ना। कैसे, जाना चाहिए था स्ट्रेट इस तरीके से, ठीक, बट गई वो उससे अवे, मतलब ये दिस विल बी अगेन। अभी फिर से ये किस टाइप का डेविएशन हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा अभी सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर इंसिडेंट मान लेते हैं कुछ, क्या है, आई डैश, ये इंसिडेंस क्या है, आई डैश, और ये क्या है, बाहर निकल रहा है, तो ये कुछ हो गया आर डैश। तो अब स्नेल्स लॉ यूज कर देते हैं। क्या यूज करेंगे, देखें, n1 साइन आई डैश इज इक्वल टू n2 साइन आर डैश। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं सर। अच्छा, No, n1 है, अब कहाँ से कहाँ रह जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है ना। फर्स्ट सरफेस में कहाँ से जा रही है, n इज इक्वल टू 1 rare to denser. यस, यहाँ पे क्या जा रही है, n इज इक्वल टू √3 टू n इज इक्वल टू 1, इस तरीके से मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया, n हो गया √3 साइन। अब यार आई डैश चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ेगी आपको। क्या कि आप देखो कि ये जो लाइन है और ये दोनों रेडियस ही हैं, हाँ, I is equal I dash is इक्वल है, तो इनका एंगल भी इक्वल होगा ना। तो अगर मैं लेट्स से यहाँ पे नेम ले लेता हूँ PQO ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल POQ सिचुएशन क्या है, साइड PO इज इक्वल टू क्या है, OQ। okay. ये क्या है, एक रेडियस है, Radius. तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया ना। इसका मतलब क्या होगा, एंगल R मस्ट मैच एंगल I. डैश। सो एंगल आई डैश इसका मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि R अभी हमने सॉल्व कर दिया 30 डिग्री। डन। सर हाँ सर हर रिफ्रैक्शन यानी डबल रिफ्रैक्शन के केस में ऐसे ही होता है क्या कि I dash is equal to R आ जाता है, नहीं, या फिर वो मैंने सर्कुलर बना दिया है, स्फीयर बना दिया तो ऐसा हुआ। अभी मैं अगर ऐसे ले लेता तब इसका नॉर्मल ऐसे होता क्या, नहीं, इसका नॉर्मल तो ऐसे सीधे ही दिखता है ना। मतलब मान लो रे ऐसे गई, जाना चाहिए था ऐसा, बेंट हो गई। अब नॉर्मल क्या ऐसे सेंटर से बना दोगे क्या, अब तो नॉर्मल ऐसा रहेगा ना। क्लियर, तो इसका मतलब ये एंगल अब अलग कॉन्सेप्ट से करेंगे ना। हाँ सर। ये 90 डिग्री और ये मतलब जस्ट ज्योमेट्री, क्लास 10th में आपने पढ़े ना ट्रायंगल्स और सर्कल्स। हाँ हाँ बस बेसिक ज्योमेट्री से यार, एट द एंड टारगेट रहेगा, वी नीड टू फाइंड द इंसिडेंट एंगल। चले तो वापस आते हैं। तो अब मुझे पता चल गया कि आई डैश कितना है, 30 डिग्री। n2 क्या है, एयर है, वापस से 1, और साइन आर डैश हमें निकालना है। तो देखो साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2 ना, इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन आर डैश। तो देखो क्या आ गया इसका मतलब, ये √3/2 इज इक्वल टू साइन साइन आर डैश। तो इसका मतलब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। तो ये हो गया साइन आर डैश। ठीक है, तो फाइनली इसका मतलब आर डैश कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यही हम समझाना चाह रहे थे कि इस तरीके से हम निकाल सकते। तो अब डेविएशन देखो, 30 पर गए और निकला किस पे, 60 डिग्री पे। मतलब डेविएशन क्या हो जाएगा, आर डैश माइनस आई डैश। तो 60 माइनस 30 डिग्री। हम ऐसे माइनस ही नहीं कर रहे, हम पहले से ही बड़े और छोटे को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हमेशा प्लस आएगा। बट याद रखना है कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो बताओ फाइनल डेविएशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब टोटल डेविएशन। 0 अच्छा, बहुत बढ़िया। 60. सॉरी 60 डिग्री। दोनों एग्जैक्टली दोनों क्लॉकवाइज है ना।
तो डेविएशन नंबर 1 प्लस डेविएशन नंबर 2, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो ऐड ही होंगे ना, सब्ट्रैक्ट क्यों हो जाएंगे। सो 30 प्लस और क्लॉकवाइज 30, टोटल फाइनल डेविएशन क्या आ जाएगा 60 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब ये हुआ कि ऐसा होगा क्या, आप फिगर गौर कर पा रहे हो। 60 डिग्री क्लॉकवाइज डेविएशन का मतलब ये है कि रे अगर इधर पे 60 डिग्री पर आ रही थी तो फाइनल रे 60 डिग्री टिल्ट हो जानी चाहिए। जब मुझे पता है कि रे ये 60 डिग्री पर जा रही थी तो फाइनल रे कैसी दिखेगी, हॉरिजॉन्टल दिखेगी। आप फील कर पा रहे हो कितना अच्छा फिगर बनाया है। यूजुअली इतना अच्छा मेरे से बनेगा नहीं, बट देखो एकदम रियलिस्टिक है। सच में फाइनल वाली लाइन कैसी दिखेगी, एकदम हॉरिजॉन्टल। कैसे, फाइनल आंसर से क्लियर है कि फाइनल वाली लाइन कैसी दिखेगी। डन। रिफ्रैक्शन का फील आया सबको। Yes. ओके गुड। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्शन के मल्टीपल क्वेश्चंस जो है सॉल्विंग वाले कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सॉल्विंग का एक आपको रिफ्रैक्शन का क्राइटेरिया बताया। अभी बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे, रिफ्रैक्शन के यूजेस देखने को मिलेंगे। चले शुरू कर लेते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ, देखिए ये क्या होता है। तो जैसे ही मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया तो रिफ्रैक्शन में एक काम की चीज देखने को मिलेगी। सपोज लेट्स से एक बकेट टाइप कुछ है और जब आप खाली बकेट देखते हो, ठीक है, लेट्स से बकेट है कोई और आप उसको एम्प्टी बकेट देखोगे तो आपको नॉर्मल दिखेगी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इस बकेट में कोई लिक्विड फिल कर दो तो आप देखोगे कि आपको क्या फील होगा, बॉटम आपको बल्जिंग फील होगा, ऊपर की तरफ आपको बल्जिंग दिखेगा बॉटम। ठीक है, ये फील किया है सबने। Yes, sir. ठीक है, एम्प्टी बकेट एकदम आपको वाइड स्पेस दिखेगा, बट अगर वाटर फिल कर दो तो आपको बॉटम का सरफेस बल्जिंग दिखेगा। तो वहां पर क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखिए कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। मतलब क्या, मैं बात करूं कि इसका जो सरफेस है बॉटम, ये कैसा है, डी एकदम रियल में दिख रहा है। बट जब हम ये वाटर आ गया तो वाटर की वजह से अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा ऊपर फील आएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, डी एपरेंट। मतलब क्या, हमें एपरेंट मतलब क्या है, रियल नहीं है, फील आएगा कि यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। Sir, ऐसा फिशिंग के वक्त। हाँ बिल्कुल, फिशिंग के वक्त भी होता है, पूरे टाइम पे सारे उसमें केस में आपको जहाँ पे एग्जैक्ट फिश की लोकेशन है वो नहीं, आपको थोड़ा सा फिश ऊपर दिखेगी एक्चुअल से। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी होगी। पहले और फील कर लेते हैं कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं, देखें एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मैं आपको इसको और एक सिंपल वे पे समझाने का ट्राई करता हूँ। देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज व्हाट हैपेंस, सपोज हमें किसी भी सरफेस को देखना है, यहाँ पर लेट्स से एक कॉइन रखा हुआ है, हमें इस कॉइन को देखना है। तो आप ये फील करो कि अगर कॉइन को देख रहे हैं तो ये कॉइन बन गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ही कैसा काम करता है, सोर्स का। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना है तो लाइट रे आप ऑब्जेक्ट के पास से आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, हाँ सर। समझ आया। सो लेट्स से यहाँ पर ऑब्जर्वर है एक, मैंने ऑब्जर्वर की आई बनाने की ट्राई की है, आई डोंट नो अच्छी बनी कि नहीं, बट ठीक है चलेगा। हमारा काम है ऑब्जर्वर यहाँ पर है। तो इसका मतलब अगर हमें ऑब्जेक्ट को या सोर्स को देखना है तो लाइट रे ऑब्जर्वर के पास आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, लाइट रे ऑब्जर्वर के पास आनी चाहिए। बहुत सारी लाइट रेज आ रही होंगी, लेट से हम एक लाइट रे कंसिडर करते हैं। अच्छा, एक लाइट रे लेट से ये वाली है नॉर्मल, जो ऊपर जा रही है। क्या नॉर्मल वाली लाइट रे को कोई दिक्कत होगी, नहीं। वो तो सीधे निकल जाएगी, उसे कोई टेंशन नहीं, ये ऑब्जर्वर के पास पहुंच जाएगी। अब ये मत बोल देना सर ये ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगी, ये तो दूर निकल गई। मैं एक सेंस ले रहा हूँ कि ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पर भी है। ठीक है, अच्छा हाँ अब ये दूसरे वाली रेस को देखना जो जाने वाली है, ये तो डेंसर टू रेयर जा रही है ना, तो हमें तुरंत क्या बना लेना चाहिए, नॉर्मल। Normal. अच्छा, अगर नॉर्मल बना दिया मैंने तो याद है अगर डेंसर टू रेयर जाती है लाइट रे तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल। अरे डेंसर टू रेयर जा रही है भाई, क्या Away हो from. गया, अच्छा अवे फ्रॉम द अवे नॉर्मल।
इस तरीके से बेंट होगी। तो इसका मतलब अवे फ्रॉम द अगर नॉर्मल है तो जरा बताओ ऑब्जर्वर को क्या लगने वाला है कि वो रे कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से। समझ आया? सो ए बी क्या हुआ, in real the rays are coming from point B। कहाँ से आ रहे हैं? point B, but due to refraction at top surface क्या फील आने वाला है? सरफेस कि वो ऊपर है। yes, it feels like the rays are coming from point A। clear? so मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ इस लाइन को कि the ray will feel like it is coming from this point। समझ आया ना सबको कि क्यों वो सर पॉइंट वो ऊपर फील इन होगा? रियल रेज आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए है ना? या ओके, माय मिस्टेक, उल्टा लिख दिया मैंने। सो इन रियल द रेज आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए but due to refraction at top surface it feels like coming from B। clear? so इसलिए वो चीज क्या बन जाती है, हमारी apparent depth बन जाती है। okay, just hold on a second। ओके सो ये सिचुएशन होगा। अब वैल्यू वाइज बात कर लेते हैं कि कितना फील होगा। तो बहुत ही सिंपल सा फील बताता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल सा। क्या आंसर होगा? देखें, डी एपरेंट, जो आपको एपरेंट फील होगा वो कम फील होने वाला है ना। ये कंफर्म समझ आया सबको? क्या फील होगा? कम फील होगा। तो इसका मतलब जो एक्चुअल डी है, क्या उसमें एन का मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं? क्या लगता है, बताएं? सर डिवाइड। डिवाइड ना भाई, मुझे डी एपरेंट पता है कि कम होगा। तो अगर कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 से बड़ा नंबर है ना। हाँ अगर आपने 1 से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्लियर? हाँ तो इसका मतलब याद रखें कि क्या करेंगे हम, फॉर्मूला बन जाएगा D इज इक्वल टू डी रियल अपॉन एन। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? तो बेटा शिफ्ट कितना हो जाएगा? शिफ्ट कभी कभी पूछ लेता है शिफ्ट कितना होगा, तो शिफ्ट होगा ओरिजिनल डी माइनस डी एपरेंट। यही तो शिफ्ट हुआ ना। हाँ और डी एपरेंट को क्या लिख सकते हैं? डी बाई एन। तो इसका मतलब मैं शिफ्ट को लिख सकता हूँ, कभी अगर पूछे कि कितना शिफ्ट होगा तो शिफ्ट कितना होगा? डी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई एन। कोई डाउट इसमें? सर। यस। सर वो इन लिक्विड का होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ, ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक्चुअली ये एन है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, आपने ये चीज पूछी। मैं यहाँ पे और क्लियर लिख देता हूँ, वेयर एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ऑब्जेक्ट मीडियम ओवर किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर में। ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमेशा लिखते हैं, ये याद रखिए। तो अभी ऑब्जर्वर हमारा क्या है? नॉर्मल एयर में है, तो उससे कोई डिफरेंस पड़ेगा ही नहीं। तो मैं सिंपल वे पे अभी इसे क्या लिख सकता हूँ कि एन एन क्या है? अभी वाटर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1, क्या लेट्स से मैं लिखता हूँ इसे इस तरीके से, केस टाइप लिख देते हैं, केस टाइप लिख देते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 क्या? व्हेन ऑब्जर्वर इज इन एयर एंड ऑब्जेक्ट
इन वाटर। तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी एपरेंट होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा क्या है ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब जो डी एपरेंट होगा वो क्या होगा डी ओवर एन रिलेटिव। एन रिलेटिव में क्या लिखेंगे एन ऑफ वाटर ओवर ऑब्जर्वर, एन वाटर ओवर एन एयर। समझ आया? तो एयर का क्या होगा 1 ही होगा ना, मतलब क्या फीलिंग देगा आपको डी बाई एन वाटर की जैसे की फीलिंग देगा। क्लियर? हाँ अच्छा, सर। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उल्टा कर दूं, लेट से केस 2 देखता हूं और देखिएगा कितना अच्छा आपको आंसर मिलने वाला है। व्हेन ऑब्जर्वर is in water and object in air, मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर में नहीं है, रेयर में। मतलब इसका मतलब ये है कि आप लेट से यहाँ से देख रहे हो, आप ग्लास के अंदर से हो, यहाँ पर आप क्या हो ऑब्जर्वर हो, और आप किसको देख रहे हो बाहर के वर्ल्ड पे कहीं पे भी देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए डी एपरेंट क्या होना चाहिए ओरिजिनल डी ओवर अभी क्या हो एन And ऑफ एयर AW. एन एयर ओवर एन वाटर। अभी यहाँ पे साइड में पता है कि एन वाट। एन एयर क्या होता है 1। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या फील देगा, ये डी एपरेंट देगा एन 3 वाटर टाइम्स। टाइम्स ऑफ डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गई थी कम कम हो गई थी। यहाँ पर चलो साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि लिख लेते हैं वेयर एन एयर इज इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूंगा कि डी एपरेंट कितना होगा, तो डी एपरेंट फील देगा हमें डी ओवर एन वाटर जितनी। तो यहाँ पे क्या होगा डेप्थ कम हो गई और यहाँ पर डेप्थ ज्यादा हो गई, मतलब दूर फील आएगा। क्लियर? तो इसे हम कैसे एग्जांपल में फील कर सकते हैं कि जब हम बकेट में देखेंगे, मतलब हम बाहर रेयर मीडियम से डेंसर को देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा क्लोज, और हम अगर डेंसर से बाहर वालों को देखेंगे, मतलब सोचो आप स्विमिंग करते समय गॉगल लगा के देखो, तो जो बाहर लोग खड़े होंगे ना आपको थोड़े से दूर दिखेंगे। आपने अगर कोई मूवीज में ऐसा सीन देखा हो जिसमें कैमरे को वाटर के तरफ से बाहर को देखेगा अगर, तो आपको पूरा स्काई लोग वो सारे लोग कैसे दिखेंगे थोड़ा दूर दिखेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी ने ध्यान दिया हो तो ये चीज आप फील कर सकते हो। अब सबसे क्रूशियल वाली बात आ जाती है, क्या कि ये जो डी है, ये डी क्या है बताओ, ये डी है क्या, डी क्या है यहाँ पर ओरिजिनल डेप्थ। ओरिजिनल डेप्थ, ये है क्या डी नहीं। शिफ्ट क्या चीज होगी, सोचो आप जिस मीडियम में बैठे हो आपको वो मीडियम तो सही से दिखाई देगा ना, हाँ, वो आपके मीडियम की चीज क्यों शिफ्ट होगी, कौन से मीडियम की शिफ्ट होगी जो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ पे जो डी है वो क्या है, वो डी ये है, ये डी नहीं है। अच्छी बात समझ में आई? तो फिर से मैं यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख देता हूँ क्या अच्छी बात है, क्या द शिफ्टिंग और डी अपरेंट is solved for medium in which object is present. Clear? यस सर। Excuse me, sir. Yeah. Sir, please take Anjali in. Okay. Okay, I don't know why she is not able to join, because meeting is on. It's not locked, I guess. Okay, sir. Ask her to again rejoin it. Okay. Yeah.
So the shifting or de-apparent is solved for medium in which object is present. Clear? There is no change. There is no change in which observer is present. Okay. ओके गुड। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से अगर दूर का देखेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, अगर पास का देखेंगे मतलब सॉरी डेंसर से देखेंगे तो अवे करना है, और अगर रेयरर से देखेंगे तो फिर क्लोज करना है। तो आई गेस आप लोग को ये आइडिया लग गया है। एक एग्जांपल दे सेम सिनेरियो पे बेस्ट, किसी को कोई डाउट Yes, है? ओके गुड। ओके एग्जांपल देते हैं तो और फील आएगा बेटर कि एग्जैक्टली क्या सॉल्व करना है, क्या पूछा जा सकता है। सो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ये एक फिश टैंक है और इस पे हम एक फिश बना देते हैं। ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर फिश है और लेट्स से यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर हाइट पर बर्ड है। तो अभी क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि लेट्स से ये वाटर है, आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, इट इज 4/3। ठीक है। सो सिचुएशन ये मान लेते हैं कि ये जो बर्ड है, ये बर्ड आपको दिया हुआ है कि जो बर्ड का डिस्टेंस है लेट्स से ये है 80 सेंटीमीटर। ठीक है। और सॉरी फिश का डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर और बर्ड का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। सो आपको सॉल्व करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। चलो सॉल्व करें सब लोग, सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर करें। फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, और सेकेंड पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश। और आंसर याद रखें, आंसर में चेंजेस आएंगे, आप ऐसे मत कर देना सर 60 + 80 140। ठीक है, 140 इज नॉट आंसर, देयर विल बी सर्टेन चेंजेस, वो आपको ऑब्जर्व करके बताना है। ठीक है, चले एवरीवन आंसर इट इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से हर्ष, no, it's not correct. पूरी डिस्टेंस बतानी है हमसे। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, मतलब कि हाँ। आप पूरी डिस्टेंस बताओगे ना कि कितनी दूर है। yes, हम्म sir अभी भेजा। ओके हाँ बेटर। आस्था नॉट करेक्ट, चेक अगेन। अच्छा पहले ये बताओ फर्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, पास दिखेगी या दूर दिखेगी? पास। पास दिखेगी, सबको क्लियर है। सो ये क्लियर हो गया क्या? ऑब्जर्वर जो है ये कौन है? ऑब्जर्वर इस बार क्या है? वो है बर्ड। डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है? वो है फिश। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? डेंसर में। और ऑब्जर्व हमें कहां से करना है? रेयरर। तो इसका मतलब ये हो गया ना, हमारा बकेट वाला क्वेश्चन हो गया ना, दैट वी आर ऑब्जर्विंग द बकेट बॉटम, दैट मींस टू अ डेंसर मटेरियल। तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? द ऑब्जेक्ट मस्ट फील क्लोजर। ये सबको समझ में आया? क्या आंसर आएगा? yes, द ऑब्जेक्ट मस्ट फील क्लोजर। तो आंसर क्या करना चाहिए? एन का डिवाइड या मल्टीप्लाई? divide, डिवाइड करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? डी अपरेंट हो जाएगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 60 + 80, 60 + 80 डिवाइड बाई एन। ठीक है, रुकेंगे अभी। तो 60 + 80 कितना हुआ? 140 डिवाइड बाई एन कितना है? 4/3। किसी ने सॉल्व किया क्या इस वैल्यू को? क्या आता है?
बाई 4 क्या आता है 105 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आंसर है हमारा गलत। चले हर्ष बताएं क्यों ये आंसर गलत है। सर क्योंकि हमने पूरे डिस्टेंस को ऐड किया, जबकि जब बर्ड देखेगा तब उसके मीडियम में कुछ चेंज नहीं होगा। देखो ये चीज मैं आप लोग को समझाना चाहता था, इसका मतलब आपने ये लाइन केयरफुल देखी ही नहीं। इंपॉर्टेंट स्टार वाली लाइन तो फिजिक्स में देखनी होती है भाई, फिजिक्स की ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या समझाया आपको? दैट द शिफ्टिंग और डी अपरेंट इज सॉल्व फॉर मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। सिर्फ ऑब्जेक्ट वाले मीडियम में करते हैं, जहां पर ऑब्जर्वर है उसे क्यों चेंज होगा। मतलब सोचो आप एयर में हो और आप एयर में ही देख रहे हो, तो आपको क्यों कुछ चेंज दिखेगा यार। इसका मतलब ये है कि 60 सेंटीमीटर इसमें कोई चेंज होगा क्या? नहीं। चेंज कौन सी चीज होगी? जिसमें ऑब्जेक्ट है। 80 हाँ, तो इसका मतलब ये रखना है कि शिफ्टिंग प्लस और फिर 80 यस यस शिफ्टिंग विल टेक प्लेस। फिर से मुझे लिखना पड़ रहा है पूरा। विल टेक प्लेस इन मीडियम हैविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? नॉट द ऑब्जर्वर। तो ये सिचुएशन होगी। तो इसका मतलब जो मुझे डी अपरेंट निकालना पड़ेगा वो किसके लिए निकालूंगा? सिर्फ ऑब्जेक्ट मतलब फिश वाले के लिए। तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एन, मतलब 80 डिवाइडेड बाई 4/3। क्या आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, खुद की तो 60 चेंज नहीं होगी, प्लस इंस्टेड ऑफ 80 जो पहले 80 थी उसे हम क्रॉस कर देते हैं, वो गलत होगा, और उसकी जगह पर हमें क्या यूज करनी चाहिए? 60 सेंटीमीटर यूज करनी चाहिए, एंड दैट आंसर विल रिजल्ट इन 120 सेंटीमीटर। तो फिश को बर्ड बर्ड को फिश कहाँ लगेगी? पास लगेगी, और वो डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ 140 कितनी फील होगी? 120। चले सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं अभी। सेकंड पार्ट में ऑब्जर्वर कौन है, कौन देखने वाला है? फिश। फिश देखेगा किसे? बर्ड को। सो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है बर्ड। तो इसका मतलब यार सिचुएशन उल्टा हो गई क्या? फिश डेंसर में है और डेंसर से ऑब्जर्व करेंगे किसे? रेयर को। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट मस्ट फील अवे। तो इसका मतलब डी अपरेंट क्या होगा? अच्छा फिर से मैं बोल रहा हूँ कि शिफ्टिंग किस में होगी? सिर्फ जहां पर एयर में। हाँ ऑब्जेक्ट है। तो मैं फिर से ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ किस पे शिफ्टिंग होगी? 60 वाले पे शिफ्टिंग होगी। डन। अब हमें पता है कि अवे फील होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? n इंटू डी होना चाहिए ना। ठीक है, n इंटू डी। एन कितना है? 4/3। डी कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 80 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसका मतलब सिचुएशन क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस 80 प्लस यस टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पर थी 60 प्लस थी 80 सेंटीमीटर। तो अब हम उसे करेक्ट करते हैं। ये 60 इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। इंस्टेड हमें क्या यूज करना चाहिए यहाँ पर? 80 सेंटीमीटर। द आंसर विल बी 160 सेंटीमीटर। बताओ यार समझ आया सबको कि नहीं? हाँ सर समझ गए। Yes, sir. ओके गुड। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ। हमें थोड़ा सा क्लोज या फिर अवे की फीलिंग आती है। ठीक। अच्छा, अब इस पे हम थोड़ा सा एक स्पेशल पॉइंट देखते हैं। फिर से एक स्टार मार्क वाली बात। क्या क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, इसे फील कैसे कर सकते हैं? और आप फील कर सकते हैं, मतलब आप देख नहीं पाएंगे इतना, बट आप अगर देखना चाहें तो सपोज मैंने लिख दिया हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक ग्लास का स्लैब रख दिया। ठीक है, सो लेट से ओके अभी मुझे 3D में बनाना पड़ेगा, रुके इरेज कर देते हैं, पहले बना लेते हैं। सो लेट से ये मैंने एक ग्लास का स्लैब बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया क्या कुछ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये कुछ थिकनेस का स्लैब है, लेट से टी थिकनेस का स्लैब है। क्लियर?
So the term physics, अब आपको कैसा फील आएगा, is covered with glass slab, with glass slab of thickness t. अच्छा, सर यानी वो अंदर लिखा है ग्लास के? हाँ लास्ट वाले पीछे वाले ग्लास की तरफ पे लिखा हुआ है, इस वाले फेस पे लिखा हुआ है, ठीक और है। हम सामने से पास हाँ, फील और हम उसे बाहर से ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो क्या दिखेगा हमें, पास में फील हो। पास में दिखेगा, थोड़ा सा हमें क्लोजर, मतलब इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर एक क्लासरूम है, फील करें, अगर एक ये क्लासरूम है, यहाँ पर लेट्स से बहुत सारे स्टूडेंट है और यहाँ पर एक टीचर है, यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पर मैं एक मीडियम रख दूं ग्लास का, तो ये सारे लोग कैसे दिखने लगेंगे टीचर को, पास में। पास दिखने लगेंगे। तो यार ये बताओ, फील करिएगा अभी मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, यार अगर लेट से ये ऑब्जेक्ट है और ये इस टीचर से लेट से 20 सेंटीमीटर था, ठीक है, तो क्या आप 20/n कर दोगे क्या, नहीं बताओ क्या आप किस डिस्टेंस को हमें शिफ्ट कराना चाहिए, कौन सी डिस्टेंस शिफ्ट कराते हैं, सर, वो टी डिस्टेंस जो थिकनेस है। वेरी गुड, क्योंकि अगर यहाँ पे पूरा ये मटेरियल होता तो इस पूरी डिस्टेंस को शिफ्ट कराते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, सिर्फ थोड़ी सी थिक मटेरियल आ गया बीच में, तो इसका मतलब थोड़ा क्लोज फील होगा, और शिफ्टिंग किसकी कराएंगे, सिर्फ इस टी थिकनेस की, समझ आया सबको। हाँ सर। ओके, तो इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूँ कि यहाँ पर पूरा मटेरियल है, बट कई बार अगर मटेरियल नहीं है पूरा थिक, तो लेट से ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मैंने एक टी थिकनेस का स्लैब रख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, एन है, एन ग्लास, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो अभी देखिएगा डिस्टेंस, लेट से मैंने दे दिया डिस्टेंस ये d1, ठीक है, ये हो गई t और ये हो गई d2, कौन सी डिस्टेंस शिफ्ट होगी, टी वाली। t वाली शिफ्ट होगी, d1 d2 शिफ्ट नहीं होगी। सो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट विल फील क्लोजर टू द ऑब्जर्वर, क्यों, क्योंकि बीच में क्या कौन सा मटेरियल है, डेंसर मटेरियल आ गया ना, और ऑब्जर्वर कहाँ है, रेयरर मटेरियल में है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ऑब्जेक्ट विल फील क्लोजर टू ऑब्जर्वर विद शिफ्ट ऑफ, कितनी शिफ्ट होगी, और टी विद, बाय एन जी। यस, सो विद डिस्टेंस ऑफ, कितनी हो जाएगी शिफ्ट, अब देखो टी बाय एन। T जो है टी बाई एन जितनी फील होगी, तो टोटल डिस्टेंस अब नई वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कम फील होने लगेगी ना, तो शिफ्ट कैसे निकालेंगे आप, शिफ्ट के बारे में टारगेट करना है कि शिफ्ट सिर्फ कौन सी चीज होगी, टी होगी ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल डिस्टेंस, देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, d1 प्लस टी प्लस टी प्लस डी टू। d2, और इनिशियल मतलब क्या हुआ, विदाउट स्लैब, इनिशियल मतलब लेट्स से देयर वाज नो स्लैब, विदाउट स्लैब, अभी फाइनल देखें, फाइनल मतलब विद स्लैब, फाइनल डिस्टेंस, तो फाइनल ये तो d1 फील होगी, और t किसके जैसे फील होगी, t बाई n के जैसे, और d2 में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये हुआ विदाउट, तो शिफ्ट किस चीज में हुआ, सिर्फ T. तो टी पे हुआ, तो इसका मतलब चेंज जो डिस्टेंस का आएगा, शिफ्ट आएगा, वो टी पे आएगा, d1 d2 से कोई मतलब नहीं है, तो फाइनल आंसर क्लियर हो गया, शिफ्ट का आंसर क्या आएगा, टी ब्रैकेट में 1 - 1 बाई एन। क्लियर है सबको कि कोई भी चीज कितनी शिफ्ट होगी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एनी ग्लास स्लैब, ये फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, ठीक है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ d1 और d2,
मतलब अगर हमने सिर्फ ग्लास स्लैब रखा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, शिफ्ट इतना ही आएगा। तो अगर ये मैंने फिजिक्स कैलिब्री लिखा हुआ है कुछ भी, तो हमें कितना शिफ्ट आएगा हमेशा, E1 माइनस 1/n। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ फर्क नहीं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। क्या चीज श्योर है कि अगर शिफ्ट का आंसर आया 1 सेंटीमीटर, तो अगर ये 30 पर है तो फील्ड कितने पे होगा, 29 पे। अगर ये 50 पर है, फील्ड कितने पे होगा, 49। समझ आया कि D1 D2 का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ आया ना सबको। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये कुछ भी हमने ग्लास स्लैब रख दिया तो ये सिचुएशन होगी कि हमें वो लेटर थोड़ा सा पास में दिखेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मैं ग्लास स्लैब को वो लेटर के ऊपर, बुक के ऊपर रख दो या फिर बुक से थोड़ा सा ऊपर होल्ड करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं, ये समझाना चाह रहा था मैं यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं अब लिख नहीं सकते इतनी सारी चीजों को, तो जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको क्लियर रहेगी ये बात। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे पास पकड़ रहे हैं या दूर, ठीक है। यस सर। अच्छा, गुड। तो मुझे लगता है शिफ्ट के बारे में सारे लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आ गई। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर मैं मल्टीपल मल्टीपल रख दूं तो क्या होगा? लेट्स ऐसे 2-3 रख दिए तो ये ऑब्जेक्ट है, और तो ज्यादा छोटा लगेगा और ज्यादा छोटा नहीं पास, पास। हाँ लंबा सा। ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ज्यादा पास। और कैसे निकालेंगे, क्या इस डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं। सिर्फ निकालेंगे कि ये स्लैब कितने थिक हैं, समझ आया। हाँ सर। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत रैंडम बहुत सारी डिस्टेंस लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क पड़ेगा कि ये स्लैब कितने थिक है। तो ये वाला लिखूं या ओके है सबको? ओके सर। ओके, अंडरस्टूड है। अब एक बहुत ही और अच्छी वाली फिनोमिना देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि यार मैंने ये फिजिक्स लिखा और मैंने आपको ग्लास स्लैब बोला कि ग्लास स्लैब रख दो, मतलब थोड़ा थिक, एकदम थिन रखोगे, टी कम रखोगे तो फील नहीं आएगा यार आपको, ठीक है। तो टी थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा। एक थिक ग्लास अगर रखोगे ये फिजिक्स आपको थोड़ा सा बल्जिंग दिखेगा। अच्छा, इसका बेस्ट एक्सपेरिमेंट हो सकता है वाटर बॉटल। आप वाटर बॉटल अपने नोट्स के ऊपर रख के देखो, आपको लेटर्स बहुत सर पास दिखेंगे, इन्वर्टेड हो हाँ जाता है। सर थोड़ा। ठीक है, बहुत ज्यादा बल्जिंग दिखेंगे आपको। रीजन मीन की टी बहुत ही ज्यादा हो जाता है और एक और इफेक्ट आ जाता है कि कर्व भी हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो दो दो डबल डबल इफेक्ट वहां पर देखने को मिलते हैं। बट मैं एक सर और आपको ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। मैं क्या समझाना चाह रहा था एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा था, देखें। अगर मैंने फिजिक्स ऐसे लिखा है और इससे मैंने ये ग्लास से इसे कवर कर दिया, ग्लास स्लैब से कवर कर दिया है, तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी कि फिजिक्स लेटर हमें थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। ये हो गया हमारा ग्लास स्लैब, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बदलता हूं, मैंने लिखा फिजिक्स और मैंने ग्लास स्लैब को ऐसे होल्ड किया, बताओ क्या दिखेगा आपको? सर की आधा बहुत पास दिखेगा और आधा वैसे ही दिखेगा। अच्छा, तो क्या आपकी आइज बहुत डिफरेंस कर पाएंगी क्या? नहीं, यहाँ पे ओनली क्या दिखेगा, क्लोजर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्लोजर, ओनली क्लोजर, ठीक। बट यहाँ पर आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट द ओनली फिनोमिना हैपनिंग। मैं नहीं लिख सकता यहाँ पर ओनली क्लोजर। आपको मैंने बताया कि ओनली क्लोजर फील होगा, बट जब आप इसे देखेंगे तो आपको लग रहा है, जो मैंने आपको नॉलेज बताया उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ क्लोजर दिखेगा, बट पता है रियल में कैसा दिखेगा? तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आपको ट्रू ऑब्जर्वेशन देखना है, सो रियल ऑब्जर्वेशन, और आप ट्राई भी कर सकते हैं किसी के घर पे अगर एक ऐसा स्लैब टाइप का स्केल आता है ना, छोटा स्केल, इवन आप थिन स्केल से भी देख सकते हैं। स्केल हाँ बहुत ही थिन होता है बट फिर भी आप थोड़ा तो ऑब्जर्व कर पाएंगे, आई गारंटी। सो हाँ रियल सर ऑब्जर्वेशन थोड़ा। देखे कैसी दिखेगी। तो मैंने लिख दिया, थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं फिजिक्स, और रियल ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगी अगर आप ऐसे कवर कर देंगे
तो रियल ऑब्जर्वेशन दिखेगी इन विद रेस्पेक्ट टू, ये अप तो आएगा ही बट देयर विल बी शिफ्टिंग, मतलब आपको ऐसा दिखेगा सब कुछ। समझ आया? हाँ, इसका ब्रोकन मतलब लेटर्स दिखेंगे। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर तो आए लेटर बट ये these letters they shifted laterally। समझ आया? तो एक चीज हुई क्या कि ऊपर देखेंगे, और यहाँ पर हमने नई चीज देखी। आप कर सकते हो अभी अभी आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, पूरा फिजिक्स मत लिखो यार, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो और उसके ऊपर स्केल रख दो, ऐसे तुरंत दिख जाएगा कि जो अंदर की है वो आपको इस तरफ दिख रही है, थोड़ा चेक कर सकते हो। सर हाँ, सर लेकिन राइट साइड ही दिखेगा, ऐसा कुछ होता नहीं ना? नहीं नहीं, आपके एंगल पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरफ देखेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, शिफ्टिंग किस तरफ होगा वो आपके ऑब्जर्वेशन पे, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरफ शिफ्टिंग रहेगी। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरफ से आप देखना चाहते हैं। शिफ्टिंग समझ में आई? लैटरल शिफ्टिंग आपको, इसको क्या Yes, बोलते हैं? लैटरल शिफ्टिंग। ये ऑब्जर्वेशन सबको समझ में आई, लैटरल शिफ्टिंग? अच्छा, ये होती क्यों है? इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वेशन एंगल। अभी बताया ना मैंने, हम कैसे ऑब्जर्व हाँ करेंगे हाँ। उसके अकॉर्डिंग काफी बदल जाती है, बट थोड़ा सा आपको फील कराना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। लेट्स सी, अभी ये मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, ये मैंने क्या बनाया, साइड व्यू। मतलब लेट्स से यहाँ पर कुछ आपने लिखा था और लाइट रेज ऐसे आ रही थी, समझ आया? ये इंसिडेंट लाइट रेज, मुझे क्या करना चाहिए तुरंत? नॉर्मल ड्रॉ। नॉर्मल बनाना ड्रॉ चाहिए। करते हैं। चले, बना दिया यार मैंने नॉर्मल। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि ये ग्रीन वाली लाइन ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना? हाँ, ठीक, टुवर्ड्स बट नॉर्मल। ऐसे नहीं जाएगी, क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई। क्लियर सब लोग? यस सर। फिर से क्या करना चाहिए मुझे? फिर से नॉर्मल। हाँ, ठीक है, फिर से नॉर्मल बना लिया। अब इसको, ये स्काई ब्लू वाली जो लाइन है, इसे ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होंगी रेस। रिफ्रैक्ट होगी। किस तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर Away from normal. नहीं, डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो फिर क्या होगी? अवे अवे फ्रॉम। फ्रॉम द Away नॉर्मल, या इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या होगी? इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो एट द एंड इफ यू सॉल्व इट, जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, इफ यू सॉल्व इट प्रॉपर्ली, सो यू विल फाइंड दैट दिस इंसिडेंट एंगल, whatever it will be, this final angle comes the same if you solve two consecutive and these refractions. So E is equal to क्या आ जाएगा? Let's say मैं इसे emergence angle बोल रहा हूँ, it will be same as I। तो मतलब ये दोनों लाइन कैसी दिखेंगी? पैरेलल दिखेंगी। पैरेलल। But what you can observe here, the object has shifted laterally। पॉइंट समझ आया कि क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें वो लैटरल शिफ्टिंग दिखती है। क्लियर सबको? हाँ सर। ओके, सो लैटरल शिफ्टिंग अब मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है, थिकनेस और बाकी सब पे डिपेंड करता ही है, तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ। डन? बट आपको लैटरल शिफ्टिंग तो समझ आया ना? तो इसका हाँ मतलब आप ये जो सोच रहे हैं कि ये फिजिक्स आपको सिर्फ ऊपर दिख रहा है, नहीं, आपको साथ में ये क्या हो रहा है? साइड शिफ्ट हो में जा भी। रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि प्रीवियस वाला एग्जिस्टिंग ही नहीं है, पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, लेकिन ये आधा करने में आप देख पा रहे हो। समझ आया? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए गुड। तो लैटरल शिफ्टिंग हमने सीख ली, मतलब काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर ओके हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी क्या क्या हमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स वो देख लेते हैं। जैसे ये लैटरल शिफ्टिंग देखा, एक और एग्जांपल होता है क्या? शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और टिल्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, आई विल से distortion, not tilting, the better word is
डिस्टॉर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है, देखिए डिस्टॉर्शन का मतलब रियल में नहीं है, हम रियल में डिस्टॉर्ट नहीं करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल मैनर पे। लेट्स से ये वाटर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर रॉड रख दी। आपने स्पून के साथ देखा होगा, हमने यहाँ पर क्या रख दी, रॉड। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे ये बाहर वाली रॉड तो पूरी दिखेगी अच्छे से, क्या ये अंदर वाली रॉड सेम प्लेस पे दिखेगी क्या? नहीं सर। नहीं, ये रॉड क्या क्या होगी, एक तो मेरे क्लोजर आएगी और इस तरफ भी थोड़ी शिफ्ट होगी। समझ आया? Yes, sir. अच्छा, तो इस चीज को अगर आपके पास बहुत ही अच्छा मतलब थोड़ा सा अच्छा वाटर बॉटल है तो आप देख सकते हो। क्या वाटर बॉटल के पीछे पेन लगा दो, वाटर बॉटल एकदम क्लीन होना चाहिए, थोड़ा सा वाइट वाला, कलरफुल नहीं, मतलब कलरफुल से भी दिखेगा। तो अब अगर आप ऐसे पेन लगा के देखो तो पेन आपको बहुत बल्जिंग दिखेगा और नीचे की तरफ शिफ्टेड भी दिखेगा। समझ आया? Yes. ठीक है, हाँ, करके चेक कर सकते हैं। तो दोनों चीजें समझ में आ गया, व्हाई वी सी द डिस्टॉर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? क्या क्या होता है हमें, फील क्लोजर द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी द पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, portion of object inside liquid feels closer and laterally shifted. क्यों होता है ये? ड्यू टू Refraction. रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का सिनेरियो हो जाता है, इसमें बहुत खास कुछ बात नहीं है। चलिए दूसरी सिंपल वे पे बात कर लेते हैं। कई बार आपने ऐसा फिनोमेना ऑब्जर्व किया होगा, सपोज एक कंटेनर है, लेट्स से वहां पर कुछ हीट हो रहा है, ठीक है, लेट्स से कुछ कंटेनर टाइप है और उसको हीट कर रहे हैं हम। तो आप हीटिंग के टाइम पे देखते होगे कि अगर आप एग्जैक्ट उस कंटेनर के पीछे से देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हॉट एयर्स जाएगी, हॉट एयर। क्यों एयर हॉट क्यों हो गई? क्योंकि ये हम हीट कर रहे हैं, लिक्विड को हीट कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड को, ऑयल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने कभी देखा होगा कहीं पे वड़ा पाव बन रहा है, तो अगर वो जो वड़ा पाव का मेन कढ़ाई है उस पर अगर आप ऑयल के जस्ट ऊपर देखें तो एयर बहुत ही हॉट हो जाएगा अगर वहां पे। तो आप देखोगे कि इसके पीछे अगर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई पर्सन है तो आपको वो कैसा एकदम सेम दिखेगा क्या? नहीं, आपको ब्लर दिखेगा, डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। समझ आया? सो द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द हॉट एयर feels distorted and blur. समझ आया? अच्छा, क्यों दिखते हैं? दिखते इसलिए हैं कि हम जिस एयर पे खड़े हैं ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर वो कहां पर है? नॉर्मल एयर पे है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी कहां पे है? वो नॉर्मल एयर है। अच्छा, लेकिन बीच में क्या आ गई, एक हॉट एयर। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉट एयर की डेंसिटी क्या होती है? कम। तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो उल्टा होने लग गया ना, पहले हमने क्या डाला था बीच में, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था तो ऑब्जेक्ट कैसा फील होने लग गया था? क्लोजर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमें कहाँ दिखेगा? थोड़ा सा दूर की तरफ फील आने लगेगा। अब एक प्रॉब्लम देखना यार कि डिस्टॉर्टेड क्यों फील होगा फिर? रीजन बीइंग कि क्या इस हॉट एयर का टेम्परेचर फिक्स है क्या? नहीं। तो क्या डेंसिटी फिक्स रहेगी क्या कि इतनी वेरी करेगी? नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स रहेगा क्या, इतना ही वेरी करेगा? नहीं।
तो इसका मतलब ये है कि जैसे बार बार रैंडम टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो रैंडम डेंसिटी भी चेंज हो रही होती है और रैंडम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा होता है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के हमें रैंडम इमेजेस मिल रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। समझ आया क्या? हाँ सर। तो इतनी स्टोरी मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो जो लोग लेक्चर पे हैं उन लोग को ये पूरा आइडिया लग रहा है कि मैं क्या एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर। सर, हाँ बताएं। लेकिन जब कोई हॉट डे होता है तो फिर एयर भी हॉट होती है, तो तभी भी ऐसे ही दिखता है, तो वो क्यों? बेटा तभी पूरा हॉट डे मीनिंग की एयर, हॉट डे की एयर की जो हॉटनेस है वो क्या ऑयल के ऊपर वाली एयर को इतना हॉट मैच कर लेगा क्या? आप हाथ ऊपर रख के देखना ऑयल के ऊपर, उस लेवल की हॉटनेस हो सकती है क्या सराउंडिंग में? नहीं। नहीं। तो ऑफ कोर्स डिफरेंस दिखेगा। हाँ, अब आप कहना चाह रहे हो कि लेट्स से हाइपोथेटिकली कि आपको पूरा फील आ रहा है कि आप एकदम कढ़ाई के पास अपनी आंख लेकर देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को भी बगल में रख लिए हो, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ चले, फिर और बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कुछ चीजें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ओके, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों फील होता है? सेम सिचुएशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स प्लस शिफ्टिंग। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के साथ एक और फिनोमेना होती है, एपरेंट पोजीशन। मतलब हम जो स्टार देखते हैं ना वो रियल में वहां पर है ही नहीं। ठीक है, तो क्लियर है यार, ये लेट से स्टार है और ये हम यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले हैं, लेट से सरफेस पर है। क्या होगा, लाइट हमारे पास कहाँ से आएगी? स्टार से हमारे पास आने वाली है। डन। हाँ अब प्रॉब्लम देखना कि हमारे चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? No. अच्छा, ओके गुड। सो लेट्स से ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें क्या होता है भाई, ऊपर का टेम्परेचर कम कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या कंटिन्यूअस कम है? फ्लक्चुएटिंग। हाँ, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जोन ऑफ ये है, तो उस पे अलग अलग रहता है। मतलब देखें तो ऊपर पहले कम होता है, फिर ऐसे बढ़ता है, फिर जाके फाइनली ऐसे कम होता है, ऐसा कुछ प्रोफाइल होती है टेम्परेचर की। ठीक है, लेट्स से ये मेरा टारगेट टेम्परेचर है और ये हम ऐसे हाइट के साथ जा रहे हैं, तो ऐसे कम होता रहता है, कम होता रहता है, फिर बीच में आके काफी ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे फिर फाइनल कम हो जाता है, बहुत वैक्यूम तक पहुंच जाएंगे तो एकदम कम हो जाएगा। समझ आया? Yes, sir. तो इसका मतलब आप फील कर ले गए, ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर प्रोफाइल, ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा, हमें हमारी क्या चीज चेंज हो जाएगी बताएं, टेम्परेचर डिफरेंट होने रिफ्रैक्टिव से? इंडेक्स चेंज होगा। Refractive index. हाँ, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो क्या सेम रहेगा क्या थ्रू आउट? नहीं. नहीं, नहीं। तो वो कंटिन्यूस यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर वेरी करेगा, यहाँ पर वेरी करेगा, और ये प्रोफाइल भी क्या कांस्टेंट रहती है क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि कांस्टेंट नहीं रहती है, तो मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली हमें चेंज होता हुआ वो दिखेगा। तो एक रीजन हो गया कि कैसे हमें प्रॉपर शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। ठीक, अच्छा, अब स्टार्स क्या हमें दिन में दिखेंगे क्या? नहीं, नहीं. रात में ही दिखने वाले हैं। तो जब रात में उनकी लाइट हमारे पास आ रही होती है तो रात में तो एक और फिनोमेना हो रही होती है अर्थ सरफेस पे, क्या? यहाँ पर हॉट एयर होती है ना, ठीक है, और नाइट टाइम पे क्या होती है, वो हॉट हॉट एयर जो डे टाइम पे हॉट हुई है वो कहाँ जाने का ट्राई करती है? ऊपर। और ऊपर से कोल्ड एयर क्या होती है? हाँ नीचे। नीचे. नीचे आने का ट्राई करती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रात के टाइम पे कंटिन्यूअसली क्या होता है, बदल रहा होता है। तो एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो हॉट वर्सेस कोल्ड बार बार चेंज हो रहा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी वेरीज कंटिन्यूअसली। तो इससे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट आल्सो वेरीज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेरी करेगा बार बार, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्विंकलिंग हमें फील होगी। क्लियर? Yes, sir. ओके, ट्विंकलिंग का रीजन हमें पता चल गया यहाँ पर।
अब दूसरा एक देख लेते हैं, क्या? शिफ्टिंग। मैंने बताया कि एपरेंट पोजीशन, ट्विंकलिंग तो हमें समझ आ गई क्या है, एपरेंट पोजीशन भी देख लेते हैं। स्टार रियल में यहाँ पर है, वो हमें यहाँ पर दिखता ही नहीं है। कैसे? देखिए, स्टार से जो रे आ रही है वो अभी कहाँ पर ट्रेवल कर रही है? ये रे कहाँ पर ट्रेवल कर रही है? एयर, वैक्यूम पे। एयर नहीं है अभी। स्टार कहाँ से आ रहा है? वैक्यूम से। वैक्यूम के बाद ये हम कहाँ पे एंटर करेंगे? हमारे एटमॉस्फेयर। अच्छा, कुछ भी कर लो, हॉट कोल्ड कुछ भी कर लो, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हमारा वो क्या होगा? एटमॉस्फेयर का डेंसर डेंसिटी होगा। ज्यादा है। अच्छा, इसे और फील देने के लिए मैं थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ चीजों को, कि हम अर्थ सरफेस पे होंगे कहीं ना कहीं पे। अब मैं ऑब्जर्वर थोड़ा बड़ा हो गया यार अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में। लेट्स से ये अर्थ है और ये उसका एटमॉस्फेयर है। क्योंकि मैं ये क्यों बना रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा कि क्या होने वाला है। तो नॉर्मल किस तरफ होगा? ये टुवर्ड सेंटर। अच्छा, अब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हमारा एटमॉस्फेयर तो ज्यादा ही होगा ना। हाँ क्लियर? तो इसका मतलब अगर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है और ये यहाँ पर वैक्यूम है, तो हमें पता है कि आवर एयर इज डेंसर देन वैक्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा। समझ आया सबको? ये हो गया एटमॉस्फेयर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा, मतलब सिचुएशन क्या होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा भाई? ऑब्जर्वर को क्या लगने वाला है कि ये रे यहां से आ रही है। समझ आया? हाँ सर। ऑब्जर्वर को लगेगा कि स्टार कहाँ है? यहाँ। जबकि रियल में स्टार कहाँ है? यहाँ पर है। तो दिस इज रियल पोजीशन और ये वो है जो हम देखते हैं। दिस इज कॉल्ड अपरेंट पोजीशन। समझ आया? हाँ सर। तो बहुत सारे फिनोमेना, रिफ्रैक्शन पे बेस्ड बहुत सारे फिनोमेना है। आगे जाके हम रिफ्रैक्शन के बाद एक फिनोमेना पढ़ेंगे, डिस्पर्सन। आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, डिस्पर्सन क्या होता है? कोई बताए? डिस्पर्सन ऐसा कुछ याद है? प्रिज्म में व्हाइट लाइट डालते हैं, क्या होता है? हाँ हाँ हाँ। हाँ वो व्हाइट वो लाइट constituent कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स। हाँ, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर कंपोनेंट पे सेग्रीगेट होती है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। dispersion। अभी वो भी होगा, तो मतलब अभी हम कलरफुल चीजों के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं, डिस्पर्सन पढ़ने के बाद। अभी हम सिर्फ रिफ्रैक्शन सीख रहे हैं। तो यार ये समझ आ गया यार सबको, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट और अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स? यस सर। हाँ सर। गुड। एक और बहुत ही फेमस फिनोमेना होता है, दैट इज कॉल्ड मिराज। बताएं मिराज क्या होता है? हाँ सर, वो डेजर्ट ओएसिस। में पानी है सर। ओके ओके, सॉरी, मिराज अभी नहीं समझा पाएंगे, रुके रुके, मिराज अभी नहीं हो पाएगा। हम एक पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं। दैट टॉपिक इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पढ़ेंगे हम। मिराज पढ़ने के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप वर्ड सुनो, इसे लिख सकते हैं हम TIR। अब आप ये फील करना पड़ेगा यार कि ये टोटल वर्ड क्यों लिखा, मतलब रिफ्लेक्शन है और इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, इंटरनल भी कह सकता था, ये टोटल वर्ड क्यों यूज आया? पहले हम ये फील कर लेते हैं। क्या नॉर्मली, यूजुअली क्या होता है? यूजुअली देयर इज नो, यूजुअली देयर is no pure reflection, there is no pure reflection or pure refraction। अच्छा, इसका मतलब क्या सीखते हैं थोड़ा सा, कि there is no pure reflection और pure refraction, इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। ओके, जस्ट होल्ड, मैं फिगर बना लेता हूँ दोनों चीजों में। सपोज ये मिरर है और ये हम सिचुएशन बना लेते हैं मटेरियल की।
ओके चले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्योर रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, लेट्स से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 100% लाइट आ रही है, तो आपको पता है कि ये मिरर है, क्या होगा यहाँ पर रिफ्लेक्शन। देयर इज नेवर प्योर रिफ्लेक्शन। मतलब ये मिरर कितना भी प्योर रिफ्लेक्टिंग हो, जैसे हम बोलते हैं कि सिल्वर कलर इज मोस्ट रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, बट देयर विल नेवर बी अ चांस कि ये प्योर रिफ्लेक्ट करे। मतलब कुछ एब्जॉर्ब होगा ही। क्लियर? तो कुछ एब्जॉर्ब होगा ही। लेट्स से 2% एब्जॉर्ब हो गया, फिर बहुत कम मान लेते हैं, चले 0.5% एब्जॉर्ब हुआ, बट थोड़ी एनर्जी तो लॉस हुई ना। कितनी बची यहाँ पर? 99.5%। समझ आया? हाँ अच्छा, रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। जब रिफ्रैक्शन होगा तो आपको लग रहा होता है कि ठीक है, ये नॉर्मल हमने बना दिया। आपको पता है डेंसर मीडियम है, लाइट को रे को जाना चाहिए था इस तरीके से, बट लाइट रे गई इस तरीके से। तो कभी भी प्योर रिफ्रैक्शन भी नहीं होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 100% लाइट दी है, तो यहाँ पर लेट से 99.5% ही, अच्छा सेम वर्ड बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लेट से मैंने लिख दिया 98.5%। तो इसका मतलब बाकी बची क्या होगी? पार्शियली रिफ्लेक्ट। ठीक है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सोचो पूरी जो है लाइट अंदर चली गई हो। लेट्स से ये 1.5% क्या हो गई? पार्शियली रिफ्लेक्ट। ये नंबर्स जस्ट एक क्या है, फीलिंग है। ऐसा कुछ नहीं कि एग्जैक्ट सर ने बोला है कि 1.5% रिफ्लेक्ट होती, नहीं, ये मैंने एक नंबर दे दिया, डिपेंड करेगा सरफेस। अब सोचो आपने बहुत ही शाइनी ग्लास ले लिया, तो आप फील करोगे कि आप पूरी लाइट अंदर चली जाती है क्या उसमें? आपको वो ग्लो करता है ना, शाइन ग्लो करता है, इसका मतलब उसमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है कि प्योर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो अगर कहीं पर प्योर रिफ्लेक्शन हो गया तो उसे मैं बोलूंगा भाई टोटल। अब देख लेते हैं ये टोटल रिफ्लेक्शन क्या है। इसे थोड़ा सा रख लेते हैं साइड। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब देखने को मिलेगा हमें? देखिए, तो TIR is observed when rays are passing from denser to rarer। सिर्फ तभी मिलेगा। क्लियर? कहाँ मिलेगा? डेंसर टू रेयर, और दूसरा रेयर टू डेंसर कभी नहीं मिलेगा। तो चले बना लेते हैं, डेंसर टू रेयर बना लेते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मैंने ये एक इंटरफेस बना लिया, नीचे का सरफेस क्या है? डेंसर है, और ये क्या है? रेयर है। अभी समझें क्या सिचुएशन होगी। नॉर्मल बना देते हैं। लेट्स से लाइट रे एक इंसिडेंट हुई, फील करेंगे। लेट्स से लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो क्या सीधे चली जाएगी क्या? नहीं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, तो ये जो एंगल होते हैं ये तो साइन से रिलेटेड होते हैं ना, और साइन ऐसा तो होता नहीं कि आप 10 डिग्री बढ़ाओगे तो ऊपर भी ये 10 डिग्री बढ़ेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एक फिनोमेना ऑब्जर्व करने को मिलती है कि इंसिडेंट के लिए रिफ्लेक्टेड तो ठीक है, बट जब हम एक फिनोमेना देखते हैं कि अगर मैं आई को बढ़ाता जाऊं, इंसिडेंट एंगल को मैं बढ़ाता जाऊं, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी आती है जब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है कि सीधा 90 डिग्री आ जाती है। समझ आया? तो हाँ मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन मिलती है जब आर हमें क्या मिल जाता है? 90 डिग्री मिल जाता है। तो ये जो स्पेसिफिक आई है, इस आई को बोलते हैं सी। ठीक है, इस स्पेसिफिक को, और इस सी को हम बोलते हैं क्या? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अभी मैं और डिटेल बताऊंगा। क्रिटिकल एंगल अभी होल्ड करते हैं। सोचो क्रिटिकल एंगल कोई चीज है, अगर मैंने इस आई को उस सी से भी ज्यादा कर दिया, यहां पर अभी क्या है? यहां पर आई अभी सी से कम है, आई सी से अभी कम है, आई को हम और बढ़ाते जा रहे हैं। सोचो मैंने और बढ़ा दिया, तो सिचुएशन ये होती है कि व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी,
तो वो जो रिफ्रैक्शन के चांस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उसके जगह अंदर पे ही। रे क्या कर जाती है, क्योंकि अब 90 से ज्यादा मतलब क्या अंदर आ जाएगा ना, तो अंदर आ जाएगा तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैंसिल हो जाता है और उसकी जगह क्या काम करने लग जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 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 अच्छा, क्या यहाँ पर कोई मिरर था क्या? नहीं। नहीं। तो लाइट रे को जाना तो इधर था, लेट्स से 99% इधर गई और 1% रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन अगर मैंने TIR करा दिया तो वो 99 भी कहाँ आ गई, अंदर। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 100% गई तो यहाँ से बाहर भी कितनी है, मतलब इंटरनली रिफ्लेक्ट भी कितनी होगी, 100%। समझ आया सिचुएशन? हाँ सर। तो अभी समझ आया कि वाई द वर्ड इज यूज्ड टोटल, सिर्फ उसने ये क्यों नहीं लिख दिया इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ आया क्यों यूज किया टोटल? हाँ सर। बिकॉज ये मेथोडोलॉजी में एनर्जी लॉस नहीं हुआ और बेटा ये बन गया हमारा करंटली 20th सेंचुरी का रेवोल्यूशन। क्या क्या इस फिनोमिना में कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। मतलब आप फील करिएगा, अगर आप वायर में करंट देते हो कोई लॉस होता है क्या? हाँ। कौन सा? हीट के फॉर्म में। I²R, ठीक है। सोचो आप यहाँ पर एक एंटीना लिए हो और आपको इस रिसीवर के पास सिग्नल भेजना है, लॉस होता है या नहीं? हाँ। बहुत ज्यादा लॉस होता है इस केस में। क्यों? क्योंकि जितनी दूर जाता जाता इंटेंसिटी क्या होती जाती है, वीक। कम। तो ये भी लॉस होगा। तब यहाँ पर आया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। रिसेंटली एज में बहुत सुन रहे हो ना इस समय टर्म हाँ हाँ। ऑप्टिकल फाइबर। इंटरनेट में वो क्या यूज करती है, फॉर ट्रैवल ऑफ सिग्नल करंट नहीं यूज करती, वायर में करंट नहीं यूज करती, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करती हैं। क्या यूज करती हैं, लाइट सिग्नल। और वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि उसके अंदर हमेशा क्या होता है, TIR। तो अगर यहाँ से 100% एनर्जी गई विद जीरो लॉस, समझो कितनी ज्यादा एफिशिएंटली पहुंचेगा वो। क्लियर? तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सर कि जीरो या थोड़ा सा भी लॉस नहीं है। क्या, सॉरी क्या? ओके, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का सिचुएशन रहेगा, तो अभी हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी पहले देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में क्या हुआ है। दिस एंगल I इज ग्रेटर देन C, तभी होगा यहाँ पर क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज TIR। अब देखें कि ये क्रिटिकल एंगल क्या है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, कैसे डिफाइन है सिचुएशन क्रिटिकल एंगल। कोई बताए अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ सिंपल सी, क्रिटिकल एंगल क्या होगा। क्रिटिकल एंगल तो देख लेते हैं, क्रिटिकल एंगल का मीनिंग क्या होगा। क्रिटिकल एंगल ये सिंपली कैसे डिफाइन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction is 90 डिग्री। समझ आया क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। तो इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ, सो मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहूँ, लेट्स से N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। तो बताओ N1 की जगह क्या होगा, ये डेंसर वाला मीडियम, जिस मीडियम से रे हाँ। स्टार्ट हो रही है, तो ये हो गया N1, और ये रेयरर वाला क्या हो गया, N2। N2। तो ये हो गया भाई N1 sin I को हमने क्या लिख दिया, C, क्रिटिकल एंगल। तो अगर क्रिटिकल एंगल लिखा है तो इसका मतलब R को क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्लियर? हाँ सर। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि sin 90 क्या होता है, 1। 1 तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, sin C विल बिकम N2 N2 by by N1। अच्छा यार, N2 by N1 क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, बाहर वाला मीडियम ना भाई। हाँ, N2 by बाहर वाला विद रिस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू इनसाइड। लेकिन यार TIR हो किस मीडियम में रहा है, इसमें रहा है ना, तो क्या मुझे बाहर हाँ। वाले पे बॉदर करना चाहिए या अंदर वाले पे।
अंदर अंदर वाले अंदर वाले मीडियम का ना, तो इसलिए मैं फॉर्मूला अब क्या करूंगा, रीअरेंज कर लेता हूँ। क्या मैं ये सिचुएशन कर देता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, n2 को अपॉन में ले जाता हूँ, इसे मैं लिख देता हूँ 1/n1/n2। तो ये n1/n2 क्या बन गया, जो मटेरियल है डेंसर उसका रिलेटिव टू सराउंडिंग। समझ आया? हाँ तो इसका मतलब मैं फॉर्मूला लिखूंगा दैट sin c इज इक्वल टू 1/n। समझ आया? 1/n, वेयर n क्या है, वेयर c क्या है, क्रिटिकल एंगल और n क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? ऑफ डेंसर मीडियम with respect to surrounding। सर हाँ, सर हमने उसे 1/n1/n2 क्यों कर दिया, हम तो n2/n1 भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया कि फॉर्मूला कहना क्या अच्छा रहेगा। आप लिख सकते थे sin c इज इक्वल टू n, ये फॉर्मूला अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप सॉल्व कर रहे होते n सराउंडिंग ओवर n मटेरियल। सराउंडिंग का थोड़े ना लिखना है हमें तो मटेरियल का लिखना है ना। अच्छा समझ आया ना? यही चीज तो मैंने अभी बताई कि हमें इंटरेस्ट किस में है, हमें इस डेंसर मटेरियल में ना, जहां पे लाइट वापस अंदर चली गई है। तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली सराउंडिंग क्या होता है, एयर होती है ना, तो वो 1 हो जाती है। तो इसलिए डिवाइड बाई 1 का कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, इसलिए फॉर्मूला हमेशा हम sin c इज इक्वल टू 1/n लिखते हैं। ठीक, तो मैं लिख देता हूं व्हेन सराउंडिंग इज एयर, व्हेन सराउंडिंग इज एयर मतलब क्या है, n इज इक्वल टू कितना है, लेट्स से 1 कंसिडर करके चल रहे हैं। तो पता है क्रिटिकल एंगल सबके लिए कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मैं कुछ आपको याद नहीं करना, मैं सिर्फ फील एग्जांपल समझाने के लिए फील करा रहा हूँ। कैसे, लेट्स से अगर हम बात करते हैं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए n क्या होता है, 4/3। तो अगर सोचो ये n कम है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, n कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी ना, मतलब साइन ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज n इंक्रीजेस साइन c क्या होगा, डिक्रीजेस, सो c भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब वाटर के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है फॉर वाटर, उसके लिए क्रिटिकल एंगल होता है c नियरली 49 डिग्री। तो ग्लास के लिए क्या होगा, कम होगा क्या, हाँ उससे भी कम। क्योंकि ग्लास का n ज्यादा मतलब c उससे कम, तो c नियरली। अच्छा, ये जो रेंज होती है ये डिफरेंट डिफरेंट वाटर पे डिपेंड करेगी ना, तो मतलब 48 49 ऐसे 52 तक कुछ भी हो सकती है। नॉर्मल ग्लास के लिए, ग्लास भी मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, नियरली ग्लास के लिए क्या होती है 49 डिग्री। अच्छा, सबसे कम किसके लिए होगी, डायमंड कैन सबसे ज्यादा, सी उसके लिए काफी कम, मतलब नियरली हाँ सर 25 डिग्री। अब देखना यार, काम की बात पता है क्या अच्छी चीज होने वाली है। सोचो ये एक सरफेस है डायमंड का, और आपने डायमंड के अंदर ऐसे लाइट डाली, समझिएगा, डायमंड के अंदर आपने काफी सारी लाइट ऐसे डाली, तो लेट्स से इस तरीके से डायमंड के अंदर लाइट जा रही है मल्टी डिफरेंट डिफरेंट इंक्लाइन पे, और लेट्स से डायमंड का दूसरा सरफेस है। ठीक, तो अब मैं इस तरीके से करता हूँ कि लेट्स से डायमंड का दूसरा सरफेस है जहां पर लाइट आ रही है वेरियस एंगल पे। अब ये बताओ कि इसका आई सॉरी सी इज वेरी स्मॉल। इससे अच्छी चीज पता है क्या हो रही है, सी स्मॉल होने का मतलब ये है कि इफ आई इज ग्रेटर देन सी तो क्या होगा, TIR। तो इसका मतलब अगर इसका सी छोटा होता है तो पता है क्या फील आएगा, लेट्स से ये इसका सी वाली लाइन है, ये तो मैंने काफी ज्यादा ले ली, लेट्स से सी वाली लाइन ये है, तो
अगर ये एंगल सी है तो इसका मतलब इंटरनली रिफ्लेक्ट कौन कौन सी हो जाएंगी, ये सारी, ये पूरी लाइंस क्या होंगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। समझ आया? और इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी लाइन मोस्टली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सिर्फ कौन सी रेस बाहर जा पाएंगी, ये वाली, सिर्फ ये वाली रे क्या होंगी, बाहर जा पाएंगी, बाहर निकल पाएंगी। पॉइंट समझ आया सबको? यस Yes, sir. हाँ, तो हाँ, ये सर। इतनी, तो ये रीजन है व्हाई डायमंड शाइन्स अलॉट, क्योंकि अंदर ही अंदर उसमें क्या होते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो वो इतना शाइन क्यों करता है, क्योंकि आपके पास लाइट कम आती है और अंदर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? सो अमाउंट ऑफ TIR इज वेरी हाई इन डायमंड्स। ओके, is very high in diamonds, so that's why it shines a lot. Clear? समझ आया सबको? हाँ सर हाँ सर। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं इवन कम कर देता हूँ, ये थोड़ा ही पार्ट देखने को मिलेगा बाहर। तो ये सिचुएशन हो गई, ये TIR की सिचुएशन है, ये TIR की सिचुएशन है, वो नॉर्मल रिफ्रैक्शन थोड़ा सा हो गया है। तो पूरी लाइट जितनी भी यहाँ पर आ रही होगी, जितनी भी मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट, तो ये पूरी मोस्ट ऑफ द पार्ट TIR होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे लगता है TIR की और क्रिटिकल एंगल की सबको समझ में आ गई क्या? सर हाँ, सर अगर डायमंड पे बाहर से आ रही है रेस तो भी वैसे ही होगा। नहीं होगा ना, तो इसीलिए तो मैंने पहले समझाया था, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? मैंने हमें क्या बोला, सेकंड सरफेस, फर्स्ट तो रेयर टू डेंसर है ना, कुछ नहीं होगा, जितनी लाइट आनी है वो आएगी, उसके बाद वाले सरफेसेस में प्रॉब्लम होगी। समझ आया? अब ये बाहर निकलने की जगह क्या होगी, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका वापस से रिफ्लेक्ट होगा, फिर इस सरफेस पे सिर्फ वो 25 डिग्री तक, मतलब थोड़ी सी ही रिफ्लेक्ट होगी, बाकी फिर रिफ्लेक्ट होगी। समझ आया? सर हाँ, सर लेकिन TIR से वो इतना चमकता क्यों, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होगा तो कम चमकेगा ना? नहीं, जब वो दो रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास आएगी लाइट, तो क्या होगा, इसका मतलब पहले वाली लाइट जो आपके पास आ गई और बाद में नहीं आनी चाहिए थी, फिर भी आ गई, मतलब आपके पास आपने एक 1 to 5 सेकेंड तक डाली लाइट, ठीक है, बट वो लाइट आपके पास 1 to 7 सेकेंड तक आई, तो आप समझ रहे हो आपको क्या दिखेगा वो पूरे टाइम पे, लाइट का अमाउंट कम हो गया, लाइट अंदर इंट्रैप हो रही है, तो वो ग्लिटरिंग जो फील आएगी वो वाली फील आती है वहां पर। हाँ सर ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर रिफ्लेक्शंस हो रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, तो दिख तो वो हमें सिर्फ यही वाली लाइट रही है, ऑब्जर्व हम यही वाली लाइट कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक एट अ टाइम नहीं आती ना पूरी, हमने 100% दी, अभी आई हमारे पास 10%, फिर थोड़ी देर बाद 10, फिर, समझ गए? तो वो स्पार्कलिंग उस वजह से दिखती है और वो रैंडम होती है, ऐसा कुछ सरफेस ऐसा हेक्सागन नहीं होता कि मैंने बोल दिया कि ऐसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस है तो मल्टीपल उस तरीके से चांसेस रहेंगे। तो ये क्लियर है TIR का सबको? हाँ सर हाँ, तो TIR पर बेस्ड अभी हम काफी सारे क्वेश्चंस और बाकी चीजें कर लेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम TIR पे बेस्ड जैसे दो चीजें मैंने बताई, क्या, एक मिराज है वो भी TIR पर बेस्ड है, और एक है ऑप्टिकल फाइबर्स, वो दोनों चीजें किस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, तो उन पे हम नेक्स्ट उस पर डिटेल करेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टाइप के रिफ्रैक्शंस। ठीक है, मैंने पहले बताया ऑप्टिक्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लेंदी जाता है। ठीक है, यूजुअली ऑप्टिक्स में कितने लेक्चर्स लगते हैं, आप ये लेके चलिए, नियरली 12 to 15 लेक्चर्स, अगर आप ऑप्टिक्स अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, नॉर्मली पढ़ना चाहते हैं, सो 10 लेक्चर्स में भी हो जाता है, बट वील गो फॉर नियरली 12 लेक्चर्स। ओके, यस यस सर। Yes, sir. या ओके, क्योंकि लास्ट टॉपिक है हमारा, पता है, मतलब अगर यूजुअली देखें तो 10th के सिलेबस पे के अकॉर्डिंग वही है, फिर इसके बाद थोड़ा सा एनर्जी के बारे में है, वो तो आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ लिया है हाँ एनर्जी सर. वाला चैप्टर। हाँ ठीक है, डिफरेंट टाइप के रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वो एक दिन का टॉपिक है, थ्योरेटिकल हम NCERT से उसे
कवर कर लेंगे, ठीक है। चले, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन देन। बाय सर। बाय Bye. सर। बाय।